नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव विदिशा लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी सीरीज़ जो आप सभी के लिए हम कुछ महीनों से आयोजित कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म, आप सभी के सहयोग से हम आप सभी के लिए बहुत से लेक्चर्स इस सीरीज़ के अंतर्गत आयोजित करते आए हैं और यही चाहते हैं कि जिस प्रकार आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करते रहें। हमें उम्मीद मिलती है और हमें ये आशा जगती है हमारे मन में कि हाँ, हम आपके लिए वो सामग्री उपलब्ध करवा पा रहे हैं जिसकी आप चेष्टा करते हैं, वो सामग्री जो आप चाहते हैं कि आपको आसानी से मिल जाए। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि अपने पिछले सेशन में हमने कल बात की थी अन्वेषणात्मक यानी कि खोजी पत्रकारिता की। आज हम बात करेंगे पीत पत्रकारिता की और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आइए मित्रों, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और पीत पत्रकारिता क्या है इसके बारे में इनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर पंकज मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुप्रभातम मित्रों, हम पत्रकारिता की इस नई श्रृंखला में आज पीत पत्रकारिता के ऊपर चर्चा करेंगे। खोजी पत्रकारिता के विषय में हमने जानकारी ली, ठीक उसके विपरीत हम पीत पत्रकारिता को पाते हैं। लेकिन उससे पहले आवश्यक है यह जानना कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या है, मूल दर्शन क्या है। वस्तुतः पत्रकारिता एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके किसी भी संदेश का समाज पर व्यापक असर पड़ता है, जिसके माध्यम से मानवीय व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है। ऐसे में एक विशाल जन समूह तक भेजे जाने वाले किसी संदेश का उद्देश्य क्या है, यह किससे प्रेरित है, इन प्रश्नों को समझना आवश्यक है। जहां तक संदेश भेजे जाने का उद्देश्य है तो यह स्पष्ट है, जैसा कि हमने वाक्यों में कहा कि यह मानवीय व्यवहार को निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पत्रकारिता में मानवीय व्यवहार को, सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। लेकिन यह प्रेरित किससे है, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है। वस्तुतः पत्रकारिता की जितनी भी संस्थाएं हैं वो किसी न किसी दर्शन से जुड़ा होता है। उनका उद्देश्य क्या होता है? एक ओर कहीं अगर धन कमाना है तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं सुंदर समाज का निर्माण करना भी है। इसीलिए तत्त संस्थाओं से जुड़े हुए तत्त लोगों की जो मानसिकता है, उसी मानसिकता से प्रेरित यह पत्रकारिता है। जैसा हम शुरू से ही जानते आ रहे हैं, जानते हैं कि वस्तुतः पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो यदि पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा हम करें, जो अन्यत्र भी चर्चा कई बार हो चुकी है, तो हम इसे 4 बिंदुओं के अंतर्गत मढ़ने का प्रयास करते हैं, गढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये 4 बिंदुएं हैं यथार्थता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन। अर्थात किसी भी प्रकार की पत्रकारिता से इन 4 तत्वों की अपेक्षा होती है। यथार्थता अर्थात जो संदेश है, जो घटना घटी है, उसका तदनुरूप विश्लेषण करके उसके पीछे की भावना क्या रही है, उस भावना को उद्घाटित करके आम जनता के मध्य स्थापित करना, यह यथार्थता है। वस्तुपरकता से तात्पर्य है यहां पर पुनः कि किसी भी प्रकार की अतिरंजना से दूर रखना, अर्थात जिसमें अतिशयोक्ति ना हो, टू द पॉइंट जिसे हम कहते हैं मुहावरेदार भाषा में, वो वस्तुपरकता है, वस्तुनिष्ठता है। फिर है निष्पक्षता, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। निष्पक्षता से तात्पर्य है किसी भी वर्ग, किसी भी गुट या किसी भी प्रकार के जो 2 दल होते हैं, उनमें किसी का भी दोष या किसी का भी कह सकते हैं गुणों को प्रकट नहीं करना, अर्थात जो जैसा है उसको उस रूप में रखना, किसी से प्रभावित होकर के प्रस्तुत नहीं करना। और संतुलन से तात्पर्य है दोनों पक्षों का समान विवेचन हो,
ऐसा नहीं कि एक पक्ष को तो आरोपी कह दिया और जो दूसरे पक्ष जो कि प्रभावी हैं केवल उन्हीं की बातों को हम लिखते जा रहे हैं, बल्कि आरोपी की भी मानसिकता को वहां पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो इस रूप में ये चार मूल हम कह सकते हैं तत्व हैं, खंभे हैं, जिस पर पत्रकारिता टिकी है, पत्रकारिता का दर्शन टिका हुआ है। लेकिन मित्रों, पिछले 1-2 शताब्दी से पत्रकारिता में एक नूतन परिवर्तन देखा गया, जिसका उद्देश्य किसी न किसी रूप में सनसनी उत्पन्न करना है। जो पत्रकारिता का दर्शन है उसकी उपेक्षा करके लोगों के मन में एक नशा उत्पन्न करना है। और रही बात यह पीत पत्रकारिता, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस दर्शन से जुड़ा होता है जिस दर्शन का सरोकार, जिस दर्शन का संबंध मानवीय शुचिता से नहीं होता। हम देखते हैं कि यह जो बदला हुआ परिदृश्य है, परिवेश है, उसमें एक होड़ सी मची हुई है। एक प्रतिद्वंद्विता की भावना जो है वो प्रबल हो गई है। मैं और मैं का जो भेद है वो कहीं अधिक बढ़ सा गया है। और जब ये होड़ होता है, जब प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, तो मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए किसी दूसरे मार्ग का आश्रय लेता है, और वह दूसरे मार्ग सामान्य मानवीय व्यवहार से भिन्न होता है। और यहीं से पत्रकारिता में पीत शब्द का प्रयोग प्रारंभ होता है और हम पीत पत्रकारिता कहने लगते हैं। मित्रों, सामान्य रूप से यहां अगर हम पीत पत्रकारिता का अर्थ लें तो पीत पत्रकारिता का सामान्य अर्थ ये नहीं लिया जाना चाहिए कि पीत का मतलब पीला होता है या पीली पत्रकारिता। हम इसे अभिधा से नहीं लेते, यह शब्द ही रूढ़ हो गया है। हम जब इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो उस इतिहास के क्रम में हम इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि पीत पत्रकारिता शब्द आया कैसे। लेकिन यहां पर पीत का यह कतई अर्थ नहीं है कि पीला रंग यानी बहुत खराब, या पीला रंग अर्थात बहुत अच्छा, यानी रंगों का संकेत इसमें से ग्रहण नहीं करना है। बल्कि उचित तो यह होना चाहिए था कि इसका शब्द, इसका नाम ही किया जाना चाहिए था कृष्ण पत्रकारिता, जहां पर कि काला रंग जो है कहीं ना कहीं अशुभ या दोष को दर्शाता है। लेकिन पीत पत्रकारिता यह शब्द जहां से आया, वहां पर उस पीत शब्द का संबंध है जिससे यह निकल कर आया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पीत पत्रकारिता का एक संकेत हम अवश्य देना चाहेंगे जब तक हम संस्कृत पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। हम आप सभी महाभारत की सारी घटनाओं को भली भांति जानते हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है द्रोणाचार्य की मृत्यु न होना। द्रोणाचार्य सेनापति हैं कौरवों के, और उनके विषय में यह ज्ञात है कि जब तक उनको यह विश्वास नहीं दिला दिया जाए कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और आप लोग सभी जानते हैं कि इसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया और अश्वत्थामा नामक किसी हाथी की मृत्यु को एक बहाना बना करके एक सूत्र वाक्य बनाया गया, और वहां पर कृष्ण का शंखोद्घोष है कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा शब्द को छिपा लिया जाता है। और कह सकते हैं कि ये जो संकेत है कहीं ना कहीं उसी पीत पत्रकारिता को स्पष्ट करता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, हम इसका संबंध पत्रकारिता से नहीं ले रहे। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र के माध्यम से लोगों में एक उत्तेजना उत्पन्न करना, जिसे आम भाषा में सनसनी उत्पन्न करना कहते हैं, वो पीत पत्रकारिता का मूल होता है। अब देखते हैं कि पीत पत्रकारिता का तात्पर्य क्या है। पीत पत्रकारिता का तात्पर्य है उत्तेजनात्मक, संवेदनात्मक, विस्मयकारी, कुप्रचार से युक्त और सनसनीखेज युक्त समाचार। दो पाश्चात्य पत्रकारिता विशेषज्ञ हुए हैं जिनमें से आप नाम देख पा रहे होंगे, पोरवॉल्ड गैरिसन विलार्ड। इसने इस पत्रकारिता को गटर पत्रकारिता का नाम दे दिया। तो दूसरी ओर चार्ल्स ए डाना ने इस पीत पत्रकारिता को येलो प्रेस की संज्ञा दी। येलो प्रेस की संज्ञा एक तरह से कह सकते हैं कि येलो जर्नलिज्म का ही एक रूपांतर है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। लेकिन जो गटर पत्रकारिता है उससे स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं यह उद्देश्यहीन पत्रकारिता होती है, जिससे किसी भी प्रकार का सामंजस्य समाज में नहीं बन पाता है। अजीबो गरीब खबर को लाना,
किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रविष्ट होकर के प्रवेश करके उस व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार को लोगों के सामने रुचिकर तरीके से पेश करना, यह इस पीत पत्रकारिता का भी एक पत्रकारिता का ही एक कारण है। जब से यह सूचना क्रांति आई है, हमारे समक्ष दो विशेष शब्द आते हैं। एक है इंफोटेनमेंट और दूसरा है एडुटेनमेंट। अगर हम इंफोटेनमेंट शब्द को पूरी तरह से व्याख्यायित करें, विश्लेषित करें, तो इसका अर्थ होता है इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, अर्थात सूचना और मनोरंजन। इसी प्रकार एडुटेनमेंट का जो शब्द है, इसका अर्थ निकलता है एडुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, अर्थात शिक्षा और मनोरंजन। हम यहां से अगर तीन शब्द निकालें तो वो शब्द बनते हैं सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। ये सूचना क्रांति के बाद एक नया रसायन तैयार हुआ, नया मिश्रण तैयार हुआ, नया घोल बनाने की कोशिश की गई, जिसमें कि सूचना को, शिक्षा को और मनोरंजन को एक साथ मिला दिया गया और इसके माध्यम से पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब इस मिश्रण में समाचार तो होता है, लेकिन समाचार और विचार में एक अंतर को बनाने के लिए हमें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये जो पीत पत्रकारिता है, इसको कभी कभी निरुद्देश्य पत्रकारिता भी कह दिया जाता है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को मनोरंजन से या मनोरंजन को शिक्षा से जोड़ करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि इसका आगामी दूरगामी सुंदर प्रभाव पड़े, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रक्रिया ने समाज में एक अनूठा परिवर्तन लाया है, जिसमें मानसिक कुलबुलाहट लोगों में बढ़ी है, और उस कुलबुलाहट को बढ़ाने में पीत पत्रकारिता का सर्वाधिक योगदान है। जहां पर कि मूल विचार गौण हो जाता है, लेकिन अब चलचित्र जगत में किसका किससे कैसा संबंध है, वो संबंध टूटा कैसे, जिसको आम व्यक्ति से जिसका कोई संबंध नहीं है, उसी को मुख्य बना करके बड़े बड़े मोटे अक्षरों में जब ब्रेकिंग न्यूज बना करके जब हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारी जो बौद्धिक क्षमता भी है वह भी उसी को ग्रहण करने लगती है और तदनुरूप हम व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जो मूल, जो ग्रास रूट जो प्रॉब्लम है, जो ग्रास रूट समस्याएं हैं, वो हमसे दूर चलती चली जाती है। वस्तुतः ये पत्रकारिता को अगर हम और अच्छी तरह से समझें तो हमें इसके इतिहास में जाना होगा, और इसके इतिहास को समझने के लिए हम देखते हैं कि यह पीत पत्रकारिता प्रारंभ कैसे हुआ। मित्रों, 17वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद पीत पत्रकारिता का उद्भव माना जाता है। हमें इसे भी समझना चाहिए कि ये हुआ कैसे। 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके बाद मुद्रण की अर्थात प्रिंटिंग की एक नई तकनीक आई। प्रिंटिंग की उस नई तकनीक ने समाचार पत्रों के प्रकाशन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और उसके कारण क्या हुआ कि एक होड़ सी मच गई कि हमारे पत्र ज्यादा लोगों के सामने जाएं और उनके पत्र लोगों के सामने कम आए। उसका परिणाम क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिका में जोसेफ पुलित्जर, आप लोगों ने पुलित्जर का नाम सुना होगा, उनके नाम से प्राइजेज भी हैं, तो जोसेफ पुलित्जर की न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रैडोल्फ हर्ट्स की न्यूयॉर्क जर्नल के बीच प्रतिद्वंद्विता ने पीत पत्रकारिता को स्थापित किया। ये हुआ क्या कि जो पुलित्जर जिस अखबार के मालिक थे, उसमें ये एक प्रतिदिन एक कार्टून छापा करते थे, जिस कार्टून का नाम था येलो किड। और उस येलो किड जो कार्टून है, उसके कारण लोगों ने उस अखबार को, उस समाचार पत्र को ज्यादा खरीदना प्रारंभ किया। इससे क्या हुआ, जो दूसरे हैं, जिस हर्ट्स की अभी हमने चर्चा की, विलियम रैडोल्फ हर्ट्स, उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने क्या किया कि जो इस येलो किड कार्टून को लिखने वाले कार्टूनिस्ट रिचर्ड एफ आउटकॉल्ट थे, उसको अपने यहां खरीद लिया। देखिए, प्रतिद्वंद्विता यह है कि जो पुलित्जर का कार्टूनिस्ट था, उसको रिचर्ड एफ आउटकॉल्ट ने खरीद लिया, लेकिन पुलित्जर ने इसको बनाए रखा, अपने जो येलो किड कार्टून है उसको बनाए रखा, और इसके लिए कार्टूनिस्ट जॉर्ज ल्यूक को अपने पास ले आया। यानी
कह सकते हैं कि ये जो प्रतिद्वंद्विता रही, अपने अपने पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए खरीदना, बेचना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, यहीं से पीत पत्रकारिता प्रारंभ होती है। और ये जो पीत शब्द है, वस्तुतः पीत पत्रकारिता अनुवाद है, विशुद्ध अनुवाद है येलो जर्नलिज्म का। ध्यान रखेंगे, पीत पत्रकारिता नामक शब्द भारतीय पत्रकारिता में नहीं है, बल्कि पीत पत्रकारिता शब्द भारतीय पत्रकारिता में आया ही है येलो जर्नलिज्म का अनुवाद करके। तो वहीं से पीत पत्रकारिता शब्द का प्रचलन हिंदी में हुआ। संयोग से हम संस्कृत वाले भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह रूढ़ हो गया है और यह मुहावरेदार हो गया है। यह शब्द लिया गया, येलो किड जो कार्टून था उसके येलो से लेकर के येलो ले लिया गया, और जर्नलिज्म जो एक सार्वभौमिक शब्द था उसके साथ जोड़ करके ये येलो जर्नलिज्म शब्द प्रचलित हो गया। तो हम देखते हैं कि फिर उसके बाद पुलित्जर के द्वारा येलो किड नामक कार्टून का प्रकाशन शुरू हुआ, और रिचर्ड एफ आउटकॉर्ट द्वारा रचित इस कार्टून से पीत पत्रकारिता शब्द का प्रचलन हुआ, प्रचलन कराया गया। यह विश्व स्तर की पीत पत्रकारिता थी। हमने महाभारत का रोचक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसके माध्यम से उस पीत पत्रकारिता के अंदर झांकने का प्रयास किया। वस्तुतः एक ऐसी पत्रकारिता जिसकी पैकेजिंग तो आकर्षक होती है, लेकिन उसके भीतर कुछ नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं एक ऐसा कैप्सूल जो देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन उसके भीतर किसी भी प्रकार की एनर्जी का ना होना, यही पीत पत्रकारिता है। इसी रूप में पीत पत्रकारिता को हम समझ सकते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत में पीत पत्रकारिता हम कैसे माने और कब से माने। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, महाभारत का वह दृष्टांत पत्रकारिता के लिए उपयुक्त उदाहरण नहीं है, लेकिन इस पत्रकारिता के दर्शन की जो मनोभावना है, उस मनोभावना का अन्वेषण वह जरूर हो सकता है कि किसी को गलत झूठी सूचना दे करके उनको पराजित करने के लिए एक षड्यंत्र का, एक छद्म रूप का सहारा लेना। एक कह सकते हैं उस शब्द पे, उस घटना पर तो टिप्पणी नहीं है, लेकिन पीत पत्रकारिता पर अवश्य ही टिप्पणी है कि कह सकते हैं जो कुद्रूपता उत्पन्न करता है हमारे सामने, हमारे मन में एक गलत सी तस्वीर जो पेश करे, वह पीत पत्रकारिता होती है। भारत में अगर इसके अस्तित्व को देखा जाए तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हम लोग बखूबी इस पक्ष को जान चुके हैं कि भारत में प्रारंभिक दिनों में पत्रकारिता का उद्देश्य ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष था। हम शब्द बाण चलाते थे अंग्रेजों के ऊपर इसी पत्रकारिता के माध्यम से, जहां पर कि राष्ट्रवाद प्रमुख था, भारतीय स्वतंत्रता प्रमुख थी, और यहाँ के लोगों के जीवन का जो संबंध है, उनके यहाँ के लोगों के जीवन का जो चित्रण है, यह प्रमुख उद्देश्य था। समाज सेवा मूल भावना थी। इसलिए यहाँ की पत्रकारिता में ऐसे दोषों के आने की संभावना कम रही। यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20-25 वर्षों तक पीत पत्रकारिता से कहीं भी भारतीय पत्रकारिता प्रभावित नहीं दिखी। लेकिन ये एक ऐसा कह सकते हैं मशरूम है जो कहीं भी उग आता है। इससे भारतीय पत्रकारिता भी अछूती नहीं रह पाई। हम लोग जानते हैं इमरजेंसी पीरियड, आपातकाल, क्षमा करेंगे इसे सामान्य रूप से लोक व्यवहार में आपातकाल कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से केवल आपत्काल शब्द कहूँगा, क्योंकि आपात शब्द संस्कृत में होता नहीं, उसके लिए हम लोग आपत्काल शब्द ही प्रयोग करते हैं इमरजेंसी पीरियड के लिए। आपातकाल के दौरान भारतीय पत्रकारिता पर खतरा दिखी। अब देखते हैं कि 1975 से 77 की समयावधि में प्रवर्तित आपातकाल से पीत पत्रकारिता प्रारंभ होती है। यद्यपि इससे पूर्व 70 के दशक में, 80 के दशक में पंजाब केसरी हो या मनोहर कहानियां हो या नूतन कहानियां हो या सत्य कथा हो, ऐसी कई पत्रकारिता आई जिसने जो सोद्देश्य पत्रकारिता थी उससे हट करके एक चटपटी कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की। लेकिन फिर भी इस पत्रकारिता ने, इस पत्रिकाओं ने भारतीय पत्रकारिता को प्रभावित नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे इसका विकराल रूप बनता गया, इसका विशाल स्वरूप हमारे सामने पेश होता गया, और इसने अपनी जड़ बनानी शुरू की भारतीय परिप्रेक्ष्य में।
अब हम देखते हैं कि भारत में इस पीत पत्रकारिता के कारण क्या रहे। कारण रहने के पीछे जो आपातकाल है, इस आपातकाल में एक प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन प्रारंभ होता है। ध्यान रखेंगे, इसी प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन की चर्चा हमने उस अमेरिकन पत्रकारिता के क्रम में लाई जहां पर कि येलो किड से प्रारंभ हुई थी वो पत्रकारिता, मुद्रण के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद। क्योंकि जहां मुद्रण सौविध्य होता है वहां पर पत्रों की संख्या में अपार वृद्धि हो जाती है। पहले तो क्या होता था कि जैसे हस्तलिखित हो उसी की कॉपी किसी तरह से करना, तो कितना अधिक पत्र आप लेंगे। लेकिन अब मुद्रण एक एक क्षण में आप देखते हैं कि रातों रात लाखों लाखों पत्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं इस मुद्रण की सुविधा के कारण। तो यहां पर यह हमने देखा कि आपातकाल के बाद मुद्रण क्रांति आई, फिर धीरे धीरे रेडियो और टीवी का विकास हुआ। तो रेडियो और टीवी ने भी अपना दर्शन बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीति से प्रभावित पत्रकारिता रही है, जिसका दुरुपयोग अपने किसी छद्म उद्देश्य के लिए किया जाता रहा है। कि यदि किसी जननायक की कोई जनसभा हो रही है तो वह जो दूरदर्शन है वह उसको यह दिखाने का प्रयास करेगा कि लोगों की संख्या कम आई है, चाहे भले ही वहां पर अपार भीड़ क्यों ना हो। और इसी तरह रेडियो आदि की जो सूचनाएं रही हैं जिस पर कि प्राचीन काल में हम लोग आधारित रहते थे और इस प्रकार का नवीन चिंतन प्रारंभ नहीं हुआ था, तो वहां उस समय की बातें हमारे लिए बहुत अधिक प्रभावित करने वाली नहीं होती थी। लेकिन तीसरा प्रमुख कारण देखेंगे वैश्वीकरण का आगमन, कि जब से यह ग्लोबलाइजेशन प्रारंभ हुआ, जब से पूरे विश्व के लोग यहां पर आने शुरू हुए और जर्नलिज्म में अपने धन और बल को इन्वेस्ट करने लगे, उसके बाद से ये होड़ प्रारंभ हो गई। और आप खास करके जो दूरदर्शन की दुनिया है उसमें जी न्यूज से जो आने वाली क्रांति है और आज तक की विभिन्न चैनलों की क्रांति है, विभिन्न चैनलों की जो होड़ है, हम उसमें आप साफ देखते हैं कि एक वर्ग जो है अमुक तथ्य को संपोषित करता है तो दूसरा वर्ग जो है वो किसी और तथ्य को ही सत्य प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में एक और नई बातें जन्म लेती हैं। अंधविश्वास को फैलाना, नाग नागिन का नृत्य दिखा करके हमारे मन में एक संशय उत्पन्न करना, किसी पेड़ पे रहने वाले दो तोते को जीवात्मा परमात्मा कह करके कि ये अमुक महापुरुष की आत्मा है तो ये अमुक महापुरुष की आत्मा है, ऐसी ऐसी बातें कह के हमारे सामने प्रस्तुत करना। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस प्रकार की पत्रकारिता हमें मानसिक जड़ता उत्पन्न करती है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको लील जाती है, उसको पकड़ लेती है और हम आगे में अपने चिंतन को नहीं बढ़ा पाते, स्वदेश्य और सार्थक चिंतन नहीं कर पाते, उसी में अटक कर रह जाते हैं, उसी में विश्लेषण करने लगते हैं कि अमुक देव ने दुग्धपान किया तो अमुक देव आज वहां अवतरित हुए, तो अमुक जो महाभारत के पुरुष हैं वो किसी पहाड़ी में पाए गए। इस तरह की बातों को निकालकर जो लोगों का मनोरंजन करना है, इन सारी पत्रकारिता को इसी पीत पत्रकारिता की श्रेणी में रखा जाता है। आज तीसरा देखेंगे, चौथा है संदेश प्रस्तुतिकरण का पश्चिमी मॉडल। अब ये जो पश्चिमी मॉडल है ये भी व्याख्येय विषय है, हम क्यों हर बात में पश्चिमी या पाश्चात्य लाएं, लेकिन अकादमिक जगत में इस तरह की चर्चा आती है, इसीलिए हमने इसे पश्चिमी मॉडल कहा। कि जहां पुनः एक बार यही है कि वो पश्चिमी मॉडल जो टीआरपी बढ़ाना है, अपने पत्र को ज़्यादा अच्छा सिद्ध करवाना है कि मेरा पत्र जो है सबसे अधिक जो बाजार में है बिक रहा है, इस प्रकार की जो प्रतिद्वंद्विता ला करके जिसने भारतीय पत्रकारिता में भी पीत पत्रकारिता को प्रमुख स्थान दिलवा दिया। इसके साथ एक चीज और जो सबसे आवश्यक तत्व है, एक इस पीत पत्रकारिता में एक और कॉन्सेप्ट आया, वह है 3C का कॉन्सेप्ट, 3C, जहां पर है क्रिकेट है, सिनेमा है और क्राइम है। इन तीनों चीजों को जोड़ करके एक नई पत्रकारिता प्रारंभ हुई। हम उस पत्रकारिता की भी चर्चा अपने आगे के क्रम में करेंगे, लेकिन इन तीनों ने आज पूरी पत्रकारिता को अपनी मुट्ठी में कर ली है। बिना क्रिकेट, बिना सिनेमा और बिना क्राइम आज कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल हम नहीं देख पाते। तो ये भारत में जो पत्रकारिता की हम जब बात करते रहे, तो भारत में पत्रकारिता अब आज के संदर्भ में
जितनी भी स्वदेश्य पत्रकारिता थी वो सारी की सारी पत्रकारिता किसी न किसी रूप में हम पीत पत्रकारिता में पाते हैं। एक तरह से हम अपने को इस पीत पत्रकारिता से निकाल नहीं पाते, क्योंकि लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है। लोग ग्रहण भी उसी को करना चाहते हैं, लोग सुनना भी उसी को चाहते हैं, लोग देखना भी उसी को चाहते हैं। आवश्यक यह है कि हम उसको रोकें कैसे, हम उसको ना देखें, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारी थाली में भोजन के लिए जो भोज्य पदार्थ परोसा जाएगा हम खाएंगे तो उसी को, क्योंकि हम भूखे हैं, हमें अपने में ऊर्जा लानी है, तो हम उसी जो भोज्य पदार्थ है उसको ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार मानसिक जो भूख है, मानसिक जो बुभुक्षा है, उसको दूर करने के लिए हमारे सामने अखबार रूपी थाली में जो सूचना रूपी जो कुछ खबरें जो डाली जाती है, हम उसी से अपनी भूख को मिटाते हैं, और वो सूचना ही इन्हीं तीनों चीज़ों से गढ़ी रहती है। क्रिकेट, आंख खुलते ही अगर क्रिकेट की सूचना ना मिले, बल्कि मैं क्रिकेट को और अधिक विकसित कर रहा हूं, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है वहां पर क्रिकेट ही नहीं रह गया, बल्कि उसमें और सारे कई गेम्स आ गए हैं। फुटबॉल भी है, अब टेनिस भी है, जिसने लोगों को बहुत अधिक अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ये चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करके हमारी बुद्धि को मोड़ती रही है, और ये पीत पत्रकारिता के दुष्परिणाम ऐसे होते हैं कि समाज में जो कलह है वो सर्वाधिक बढ़ता रहा है। कलह व्यक्तिगत स्तर से ही नहीं प्रारंभ होता, बल्कि कलह जो है ये उच्च स्तर से प्रारंभ होता है। आए दिन आप खबर सुनते होंगे, स्टैटिस्टिकल ग्राफ, जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं वो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। हर पत्र वाले, हर न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि मेरी जो टीआरपी है वो सबसे ज्यादा रही है। क्या इस प्रकार से पत्रकारिता होती है कि हम ये कहें कि मैं सबसे अधिक कमा रहा हूं, मेरी सबसे अधिक कमाई है और मेरे चैनल को लोग सबसे ज्यादा देखते हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि यह पत्रकारिता है, लेकिन मूल उद्देश्य ही यही रह गया है कि मेरी टीआरपी कितनी है और उनकी टीआरपी कितनी कम है। ये क्लियर जो है दो घरानों, दो संस्थाओं के मध्य जो है ये कलह उत्पन्न करता है, और उस कलह के कारण क्या होता है कि पत्रकारिता की जो भाषा भी है उस भाषा में भी बदलाव आते चले जाते हैं, और वे ऐसी भाषाओं का प्रयोग हमें सुनने को मिलता है कि जिन भाषा को हम घर में बैठ करके अपने परिवार को नहीं सुना सकते। तो यह स्थिति हो गई है हमारी पत्रकारिता की, और ऐसी स्थिति लाने का एकमात्र यदि कोई कारण है तो वह पीत पत्रकारिता है। हम आप सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी क्रांति आई है, उस क्रांति के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पत्रकारिता रूप साहित्य की भूमिका रही है। लेकिन आज वो परिवर्तन कराने में यद्यपि साहित्य की भूमिका रही, लेकिन आज के संदर्भ में ये क्या है कि वो परिवर्तन पॉजिटिव ना होकर के एक नेगेटिव परिवर्तन का रूप ग्रहण करता जा रहा है। हम इस पत्रकारिता के और जो इनका सामाजिक सरोकार क्या है, इसके कारण क्या रहे हैं, इनके उपाय क्या हो सकते हैं पीत पत्रकारिता को रोकने के, हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा हम आगे के मॉड्यूल में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
मित्रों, अपने इस नए व्याख्यान में हम पीत पत्रकारिता के क्या क्या नियामक तत्व रहे हैं, समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, हम पीत पत्रकारिता से पत्रकारिता को बचाएं, उनके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि हम इस पीत पत्रकारिता को पहचाने कैसे, इसकी पहचान क्या होती है। अखबार में, समाचार में दी जाने वाली सारी सूचनाएं हमारे लिए सूचना होती है। हम उसमें भेद उत्पन्न नहीं कर पाते कि कौन सी सार्थक या सोद्देश्य पत्रकारिता है, या कौन सी खोजी पत्रकारिता है, या कौन सी पीत पत्रकारिता है। लेकिन जो पत्रकारिता के विशेषज्ञ होते हैं, जो विशिष्ट पत्रकार होते हैं, वो छूटते ही आपको बता देते हैं कि अमुक खबर जो है ये पीत पत्रकारिता की श्रेणी की है, या अमुक खबर जो है यह खोजी पत्रकारिता का परिणाम है। हम भी यहाँ से यह जानने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारे सामने किसी प्रकार की सूचना आती है, किसी प्रकार की खबरें आती हैं, तो हम उसे कैसे समझें कि यही पीत पत्रकारिता है। इसके लिए कुछ बिंदु हैं, हम जिसे देख करके जानने की कोशिश करते हैं। समाचार हो या विचार हो, इसका प्रकाशन पूर्वाग्रहग्रस्त होकर करना। दूसरा, समाचार या विचार को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, अतिरंजना, ऐसे शब्द इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जब किसी भी खबर को बढ़ा चढ़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार समाचार या कोई भी विचार हो, उसका प्रस्तुतिकरण रोमांचक तरीके से करना, सनसनी उत्पन्न करने वाला होना, जिससे आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसका उद्देश्य, जिस खबर का उद्देश्य रोमांच उत्पन्न करना नहीं होना चाहिए, उसमें भी रोमांच उत्पन्न कर देना। चौथा, आप देख पा रहे होंगे कि फीचर्स जो होते हैं उनको चटपटी और मसालेदार बना करके प्रस्तुत करना। इसी का परिणाम होता है कि रोमांच उत्पन्न होगा, उसको चटपटा होना। चटपटा होना क्या होता है कि जिसे आप अपने बौद्धिक स्तर पे विश्लेषण की सामग्री नहीं समझते, बल्कि एक कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए, मनस्तोष के लिए जो खबरें आकर के ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और आपको अच्छा लगता है, बस क्षणिक एक आनंद की प्राप्ति होती है, तो ऐसे कुछ तत्व उसमें डाल दिए जाते हैं जिसके के लिए चटपटी और मसालेदार खबरें शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। मानसिक और शारीरिक उत्तेजना को बढ़ावा देने वाले चित्रों और कार्टूनों का प्रकाशन व प्रसारण करना। आजकल एक नई विधा चली है सारी जगहों पे, वो है पेज 3 की विधा। जिस तरह से वहां पर सामग्रियां एकत्रित करके, जिस प्रकार वहां पर चित्र प्रस्तुत करके हमारे सामने, चित्र डाल करके हमारे सामने जिस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो मूल भाषाई खबरें हैं वो गौण रह जाती है, और हमारी आंखें जो हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन्हीं चित्रों में उलझी रहती हैं, भटकती रहती हैं। ये भी एक प्रकार से पीत पत्रकारिता है, क्योंकि पुनः बार बार हमने यही कहा है कि सार्थक और सोद्देश्य मार्ग से जो भटकाए वही पीत है। सामाजिक हित वाले विषयों की उपेक्षा कर अपराध और सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों का सनसनीखेज प्रस्तुतिकरण। आए दिन आपने देखा होगा कि अमुक कार्यक्रम में अमुक हीरोइन ने अमुक हीरो का हाथ झटक दिया। अब सामान्य सी सोच का विषय है कि ये न्यूज कहां है, ये खबर कहां है, लेकिन जो टीवी चैनल्स होते हैं पूरे दिन इसी न्यूज को पुनः पुनः अलग अलग एंगल से दिखाते रहते हैं। हो सकता है कि व्यक्तिगत वहां पर क्षणिक उनके बीच में हास्य मजाक ही क्यों ना हुआ हो, और उसको हम हटा देते हैं। मैं एक उदाहरण, एक वाक्य का लेता हूं। राम ने कहा कि श्याम त्यागपत्र दे दें। उसी वाक्य को अगर हम यूं बना करके कहें कि राम ने कहा कि श्याम ने त्यागपत्र दे दिया। अब क्या होता है कि राम ने शब्द को काट करके ब्रेकिंग न्यूज बना दिया कि श्याम ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन मूल विषय यह है कि यहां पर इसका अन्वेषण नहीं किया जा रहा कि राम ने कहा में सच्चाई कितनी है।
जो कट पेस्ट का ये जो जमाना आया है, इस कट पेस्ट ने पीत पत्रकारिता को एक बड़ी अच्छी सामग्री दे दी है। किसी अवसर पर कहीं, चाहे वो झूठ ही व्यक्ति बोल रहा हो कि राम ने कहा श्याम ने त्यागपत्र दे दिया, तो राम ने कहा को काट दिया और ब्रेकिंग न्यूज बना दिया गया कि श्याम ने त्यागपत्र दे दिया। बल्कि राम ने, ऐसा भी हो सकता है कि राम ने झूठा कहा हो, राम ने मजाक किया हो, राम किसी और संदर्भ में बोल रहे हो, राम किसी पीछे वाली घटना को कोट कर रहे हो। उन विषयों की चर्चा ना करके ब्रेकिंग न्यूज केवल इतना बना दिया गया कि श्याम ने त्यागपत्र दे दिया। सनसनी उत्पन्न हुई, रोमांच उत्पन्न हुआ, एक नई ऊर्जा मिली लोगों को चर्चा के लिए। और जब बात निकल कर आती है तो वो बात जो है वो नल है, उद्देश्यहीन है, जीरो है, उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आता। तो पुनः पुनः ऐसी चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत करना, सनसनीखेज ढंग से प्रस्तुत करना, यह पीत पत्रकारिता की पहचान है। राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व वाले समूह से प्रभावित होकर के पत्रकारिता करना। जैसा कि शुरू में से ही हमने कहा कि ये घरानों की लड़ाई होती है, संस्थाओं की लड़ाई होती है। तुम्हारी संस्था से मेरी संस्था ज्यादा बढ़िया, वो एक आता है बार बार कि उनकी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद। वो भले ही किसी विज्ञापन की सामग्री हो, लेकिन मित्रों ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार का जो चिंतन है वो सामाजिक रिफ्ट को उत्पन्न करता है। हम अपने में संतुष्ट रहें, हमें दूसरे से क्या लेना देना है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारी पत्रकारिता का जो दर्शन है, हमारे पत्र का जो मूल लक्ष्य है, हम उसके प्रति समर्पित रहें। दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में, इस प्रतिद्वंद्विता के युग में, इस होड़ में हम प्रायः देखते हैं कि एक से दूसरे की भिड़न तो होती रहती है। एक अपने को कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो दूसरा अपने को कहता हूं मैं श्रेष्ठ हूं। और इसके लिए संस्कृत में एक शब्दावली है अहमहमिका। अहमहमिका यानी मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। तो ये जो शब्द है, यह कहीं ना कहीं पीत पत्रकारिता की पहचान यह शब्द बनता है। तो इस तरह से हम जहां भी इस रूप को पाते हैं, हम उसे पीत पत्रकारिता कहते हैं और हमें समझ में आनी चाहिए कि यही पीत पत्रकारिता है। इसके बाद है कि इस पीत पत्रकारिता के नियामक तत्व क्या हैं, अर्थात जो भी इस प्रकार की सूचना ला करके देता है, उस सूचना के अंतर्गत बात क्या रहती है, कौन सा प्रमुख तत्व है जो उसको प्रभावित करता है, उसको प्रभावी बनाए रहता है। तो इसके लिए हमने तीन शब्द, जो तीन तत्व हैं, इनको इकट्ठा किया है आपके सामने परिचर्चा के लिए। जिसमें पहला है सामाजिक हित गौण, दूसरा है अफवाह को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है, और तीसरा है बाजारवाद। यही तीन तत्व हैं जो पीत पत्रकारिता को नियंत्रित किए रहते हैं। यही तीन तत्व पीत पत्रकारिता को गति दिलवाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अब हम इसे इस प्रकार समझें कि यह सामाजिक हित गौण से तात्पर्य यहां पर क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि स्वस्थ पत्रकारिता को उपेक्षित करके व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक कर उसे सार्वजनिक करने का जो उपक्रम है, यह उस पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। बल्कि इसमें और देखें कि पत्रकारिता का दायित्व चरित्र निर्माण की जगह यौन, हिंसा, अपराध, कुकृत्य, अनैतिकतापूर्ण पेचीदे नशीले समाचारों को छापना होता है। मित्रों, ये चीज एक ध्यान रखना है कि पीत पत्रकारिता एक ऐसी विचित्र पत्रकारिता है जिसमें पत्रकारिता के समस्त तत्व तो रहते हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती। उस पत्रकारिता में सार नहीं होता। उस पत्रकारिता के मध्य ऐसा तत्व निहित नहीं होता जो चिरजीवी हो, जो दूर तक चलने वाली सूचनाएं हों। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि अफवाह तो सभी हम आप जानते हैं कि एक अफवाह का अर्थ ही होता है झूठी सूचना, एक ऐसी सूचना जिसमें सत्य नहीं होता, लेकिन प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होती है उस सूचना की जो हमें सत्य सी प्रतीत होती है। इसमें हम कहते हैं कि विशेष प्रकार के तत्व को सनसनीखेज बना करके प्रस्तुत किया जाना, मस्तिष्क पर जो प्रभाव उत्पन्न करें। और यही अफवाह जो होता है, इसके उदाहरण माने जाते हैं। यद्यपि अफवाहें झूठ पर आधारित होती हैं और इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोगों को उस घटना के घटने का अंदेशा हो जाता है, अर्थात लोग ये समझने लगते हैं कि ये घटना घटी होगी। आशय यह है
कि अफवाह फैलने के लिए जिस अनुकूल परिस्थिति का होना आवश्यक है, पीत पत्रकारिता उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात अफवाह फैलती ही जाएं। तीसरा, बाजारवाद। बाजारवाद को बड़ी ही अच्छी तरह से हमें समझ में लानी है। जैसा कि हमने शुरू में कहा, भारतीय पत्रकारिता की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस क्रम में हमने कहा था कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही स्वतंत्रता की प्राप्ति था, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष था, समाज सेवा की भावना से निहित था। लेकिन उसमें कहीं भी बाजारवाद या धन कमाने की स्थिति नहीं थी। उसमें कभी भी यह सोच उत्पन्न नहीं हुई थी कि अमुक पत्र के माध्यम से हम धन एकत्रित करें, और यदि उस समय धन एकत्रित करने की सोच रहती भी होगी तो वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए धन इकट्ठा करने का प्रयास होता होगा, न कि स्वयं अपनी ही जेब को भरने के लिए ऐसा प्रयास होता होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद जब भारतवर्ष में हर क्षेत्र में क्रांति आई तो उसी प्रकार की क्रांति पत्रकारिता में भी देखी गई, और उस क्रांति का मूल लक्ष्य ही था धन एकत्रित करना। बाजारवाद, हम इसमें देखें कि 2-3 मूल बातें हैं, प्रमुख बातें हैं कि पहला तो यह है कि समाचार तंत्र पर विचारधारा की जगह व्यावसायिकता का प्रभाव पड़ना। देखें, पहले केवल विचारधारा था, बल्कि व्यावसायिकता गौण और विचारधारा प्रमुख। लेकिन इस बाजारवाद के कारण विचारधारा गौण और व्यावसायिकता प्रमुख बन गई, और लक्ष्य ही बन गया, दर्शन ही यही बन गया कि समाचार एक ऐसी वस्तु हो जिसे हमें बेचना है। तो ये हम पहला देखते हैं, इसमें इसके तीव्रता के जो कारण हैं। दूसरा है कि पाठक वर्ग का भी तीव्र विस्तार हुआ। बहुत अधिक संख्या में पाठक उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने से तात्पर्य यह है कि जिन लोगों की रुचि पहले अखबार में नहीं होती थी, वे लोग भी अखबार की तरह उन्मुख हुए। इसी बाजारवाद के कारण अनेक नए सामाजिक वर्ग पैदा हुए जिनकी सामाजिक जरूरतें भिन्न भिन्न थीं, और उनको पूरा करने के लिए नए प्रकार के जो समाचार सामग्री हैं वो दिए जाने लगे। और इस तरह जो ये फैलता जो ये तंत्र, ये जो एक प्रसार्यमान जो तंत्र था, वो तंत्र पूरी तरह से उस पूरे के पूरे बाजार को अपने में हथियाना चाहता है। तीसरा, रेडियो और टीवी के विस्तार से भी हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं इसका संबंध इस पीत पत्रकारिता से बढ़ा। इसको इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पहले पीत पत्रकारिता को मुख्य धारा की पत्रकारिता से अलग करके देखा जाता था, वहीं अब दोनों की विभाजक रेखाएं आपस में इस प्रकार घुल मिल सी गई कि उनको अलग कर पाना कठिन हो गया। तो ये 3 तत्व है, बाजारवाद, अफवाह और सामाजिक हितों की उपेक्षा। इन तीनों ही कहीं ना कहीं नेपथ्य में पीत पत्रकारिता को बढ़ावा देने की भूमिका निभाई है। हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस पीत पत्रकारिता का प्रभाव समाज के ऊपर क्या रहा, व्यक्ति के ऊपर क्या रहा, व्यक्तित्व के ऊपर क्या रहा, या क्या होता जा रहा है, किस प्रकार व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं इस पत्रकारिता से, और किस प्रकार व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है इस पत्रकारिता से। सर्वप्रथम देखते हैं सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण। हम आप सभी जानते होंगे, चारवाक का नाम अवश्य हम आप लोगों ने सुना होगा। भारत में अगर एक विरोधी विचार या सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण में अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो वो चारवाक दर्शन था। और उस चारवाक में स्पष्ट एक श्लोक मिलता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुख से जियो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए हमें कहीं ऋण ही क्यों ना लेना पड़े,
क्योंकि मरने के बाद कौन हमसे फिर उस ऋण को मांगने आएगा। अर्थात समस्त जो सांस्कृतिक तत्व है, जो आचार है, विचार है, मानसिक शुचिता है, उसको ताक पे रख करके हम किस प्रकार एकमात्र भौतिक सुख को प्राप्त करते जाएं, इसका प्रभाव हम पाते हैं इस पीत पत्रकारिता से समाज के ऊपर पड़ा। सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण की जब बातें आती है तो यहां सांस्कृतिक मूल्य का विश्लेषण आवश्यक नहीं है, लेकिन उदाहरण अवश्य है कि जो पिता पुत्र के संबंध हैं, माता पिता के जो संबंध हैं, भाई बहन के जो संबंध हैं, मित्र और पड़ोसी के जो संबंध हैं, उन सारे संबंधों में कमी आई है, ह्रास आया है। उस संबंधों की परिभाषा ही ऐसी परिभाषा बन गई है जिस परिभाषा को परिभाषित करना भी कहीं ना कहीं एक कठिनाई का कारण बन जाता है। अर्थात ये संबंध सारे टूटते चले गए। एक ओर जहां वाल्मीकि रामायण के सांस्कृतिक मूल्यों की बात होती है तो दूसरी ओर हम आधुनिक सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं जहां दोनों में किसी भी प्रकार का समावेश नहीं रह पाया। दूसरा देखें हैं रूढ़ियों में जकड़े रहना। अब ये जो रूढ़ियों में जकड़े रहना है, हमने उदाहरण दिया था कि वही तोते को जीवात्मा परमात्मा बना करके या किसी महापुरुष की आत्मा बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना, ऐसे विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना जो संभव नहीं है, पूर्णतया असंभव है, इन चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना, तो वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो प्राचीन है उसमें कुछ भी नयापन लाने का प्रयास न किया जाना। फिर है अत्याधुनिक मूल्यों का वर्चस्व। अब अत्याधुनिक मूल्य क्या है मित्रों? सबसे पहले तो मूल्य ही जो है वो अपने आप में सापेक्ष है या निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि व्यक्ति, देश और समय के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता है। मूल्य कभी भी व्यापक नहीं होता, इसलिए हम उसे आधुनिक मूल्य कहें या प्राचीन मूल्य कहें, हम वो अलग चिंतन का विषय बना सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग विशेष में जब अत्याधुनिक मूल्य की चर्चा की जा रही है, जब हम मूल्य को समझाने का प्रयास करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आज के इस समाज में जो प्रचलित हम संस्कार हैं उनके अंतर्गत रह करके काम करना देखेंगे। और वो मूल्य किस प्रकार बन गया? और वो मूल्य है धनान्यर्जयध्वम, धनान्यर्जयध्वम। मतलब एक आपने श्लोक सुना होगा, टका धर्मः टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। मतलब आज का मूल्य केवल यही रह गया है, टका का अर्थ यहाँ पर धन है, टका का अर्थ यहाँ पे रुपया है, कि हमारे लिए रुपया ही धर्म है, हमारे लिए रुपया ही कर्म है, हमारे लिए रुपया ही सब कुछ है। और जिसके पास ये धन, रुपया रूपी धन नहीं है, वो टक टक दूसरे का मुंह देखता रहा है। तो इस प्रकार हमने जो कहा कि अत्याधुनिक मूल्य आज इस पर केंद्रित हो गया है और इसी का वर्चस्व हम सब लोगों की मानसिकता के ऊपर है। हम सब लोगों की मानसिकता ने इनकी दासता स्वीकार कर ली है। पुरानी आस्थाएं क्षरणशील, हमने जितनी चर्चा की हैं प्रायः ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चाहे हम अत्याधुनिक मूल्यों का वर्चस्व कहें या पुरानी आस्थाओं का क्षरण कहें, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम जब पुरानी आस्थाओं का परित्याग करके आधुनिक आस्था को स्वीकार करते हैं तो हम उसे कह लेते हैं अत्याधुनिक मूल्यों का वर्चस्व, या हम यूँ कहें कि आधुनिक मूल्यों को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम कहने लगते हैं कि पुरानी आस्थाओं का परित्याग। स्वाभाविक है, इसमें हमें थोड़ा समय इसके पीत पत्रकारिता के संदर्भ में मुझे पक्ष में बोलना पड़ेगा कि देखिए आस्थाएं सदैव बदलती रहती है। जो वैदिक काल की आस्था थी, जो उपनिषद काल की आस्था रही होगी, या जो गुप्त काल की आस्था है, या जो मुगल काल की आस्था है, या जो अंग्रेजों की काल की आस्था है, ये आस्थाएं बदलती चली जाती है। स्वतंत्रता के प्राप्ति की बात की जो आस्था है और 21वीं सदी की जो आस्था है, आस्था स्वयं अपना स्थान बनाती है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए ये कहना कि पुरानी आस्थाओं का क्षरण होना, ये आस्थाएं सदैव क्षरणशील हैं। स्वाभाविक रूप से जिन आस्थाओं के वशीभूत हम पहले नहीं थे, हम आज उनके वशीभूत हैं, क्योंकि समय की मांग यही है। लेकिन अगर आज की आस्था को भी हम स्वीकार करके चलते हैं और हमारी वह आस्था यदि समाज और सामाजिक जनों के विनाश के लिए बनती है, तो वो आस्था जो है दोषपूर्ण है। इसीलिए यहां पर हमें यह कहना चाहिए कि पुरानी आस्थाएं क्षरणशील नहीं होना, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि सार्थक और सोद्देश्य जो आस्थाएं हैं वो क्षरणशील होती जा रही हैं।
फिर है पत्रकारों की स्वतंत्रता का बाधित होना। जो पीत पत्रकारिता का प्रभाव है उसमें जो पत्रकार हैं उनकी स्वतंत्रता छीन जाती है। पत्रकार अपने विवेक से कोई कार्य नहीं कर पाते, बल्कि पत्रकार को यह कह दिया जाता है कि आपको अपनी सूचना, अपनी जो रिपोर्टिंग है वो इस लाइन पे करनी है। तो स्वाभाविक है कि हम जिसके अंतर्गत हैं, हम जिनके दास हैं, हमें जिनसे रोटी मिलती है, हम उन्हीं का गुणगान करेंगे। तो इस तरह से जो पत्रकार जो हैं वो स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। इसलिए पत्रकारों की स्वतंत्रता जो बाधित है, यह पीत पत्रकारिता का ही प्रभाव है। मूल्यहीनता और अनैतिकता को प्रोत्साहन। मित्रों देखिए, कोई भी ऐसा समाज आज तक का नहीं है जिसमें मूल्यहीनता ना रही हो। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें अनैतिकता न रही हो। क्या हम महाभारत में कीचक के द्वारा द्रौपदी के ऊपर आरोपित होना या द्रौपदी के ऊपर अटैक करना नहीं देखते? क्या हम वहां पर अपहरण और बलात्कार नहीं देखते? देखते हैं। ये समय किसी भी काल से इसे छुटकारा दिया जाना ये स्वयं के विवेक से उत्पन्न होता है। लेकिन एक काल यह होता है जिसमें ये घटनाएं कम घटती हैं, लेकिन दूसरा काल वह होता है कि जिसमें आए दिन यही घटनाएं घटती रहती है। उनके पीछे क्या कारण है? बार बार ऐसी घटनाओं को दिखाया जाना, ऐसी घटनाओं को सुनाया जाना, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनमें यह भावना और पनपती चली जाती है। इसलिए उनमें वो मूल्यहीनता और अधिक आती है, इसलिए वो अनैतिकता के प्रति और उन्मुख होते हैं। और इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के पीछे यही होती है। कहीं ना कहीं इसमें यह भी बातें आती है कि मेरा नाम अखबार में आएगा, मुझे टीवी पर दिखाया जाएगा यदि मैं ऐसा करूं, चाहे भले ही उसके परिणाम दुष्परिणाम के रूप में हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंतः प्रेरणा, इस प्रकार की अंतः प्रेरणा हम इन्हीं खबरों से, इस प्रकार की पत्रकारिता से पाते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि पीत पत्रकारिता के प्रभाव किस प्रकार समाज के ऊपर पड़ता है। हमने इन बिंदुओं को देखने का प्रयास किया। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस प्रकार की पत्रकारिता से बचा कैसे जाए? इनके क्या उपाय हो सकते हैं कि इस प्रकार की पत्रकारिता को रोकें? देखिए, किसी भी समस्या का सबसे बड़ा उपाय व्यक्ति स्वयं होता है। अगर हम ऐसी किसी आकर्षक सामग्री से अपने को रोक कर रखें तो स्वाभाविक है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब लोग उस विषय को नहीं पढ़ेंगे तो वह पत्रकार घराना भी सोचने के लिए बाध्य होगा कि मेरे पत्र बिक क्यों नहीं रहे हैं। हो सकता है उसमें वो परिवर्तन लाएं। तो ये तो एक नैतिक, एक मानव मात्र के प्रयास का परिणाम हो सकता है कि इस पीत पत्रकारिता को रोका जाए। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि हम आप जब उन चीजों के सामने होते हैं तो स्वाभाविक निर्णय ले पाने में अक्षम होते हैं। पुनरपि हमने कुछ बिंदुओं की यहां पर चर्चा की है जिनको कि हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं कि तो सामान्य यह है कि जो लोकपाल है या भारतीय प्रेस परिषद है, उनकी ओर से ऐसी पत्रकारिता पर अंकुश लगाया जाए यथा समय। पत्रकारों को यह समझना चाहिए कि पत्रकारिता एक पावन अनुष्ठान है जिसमें समाज के प्रति शुभेच्छु सहृदय की भूमिका ही वरणीय है। यानी पत्रकार स्वयं ऐसी सोच उत्पन्न करें जो उनके द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री, हमारे सामने प्रस्तुत की गई सामग्री किसी भी रूप में नैतिकता का क्षरण ना करें। तीसरा, आप देख पा रहे हैं कि निहित स्वार्थों को छोड़कर आत्मनिरीक्षण एवं आत्मनियंत्रण से ही आत्मगौरव की प्राप्ति होती है, और इसी आत्मगौरव से पत्रकारिता का भी गौरव स्थापित होता है। तो इसलिए यहां पर निहित स्वार्थों का जो परित्याग है वह भी आवश्यक है पीत पत्रकारिता को रोकने के लिए। चौथा और अंतिम उपाय जो मैं समझता हूं आवश्यक है वह है मूल्यहीनता के निर्मम प्रहार से मुक्त होकर एवं अपनी उज्जवल परंपरा से जुड़कर लोक नायक की भूमिका निभानी पड़ेगी। ये सविशेष पत्रकारों के लिए है, सविशेष युवा पत्रकारों के लिए है, सविशेष उभरते हुए पत्रकारों के लिए है, और सविशेष ऐसे युवाओं के लिए है जो कि पत्रकार बनना चाहते हैं।
तो इस प्रकार अगर इन मूल उद्देश्यों से प्रेरित होकर के अगर हम पत्रकारिता जगत में पदार्पण करते हैं तो निस्संदेह जो ये पत्रकारिता के ऊपर कलंक है पीत पत्रकारिता, हम उनको रोक सकते हैं। तो मित्रों, ये पीत पत्रकारिता आज की चर्चा का विषय रहा। मैं समझता हूं कि पीत पत्रकारिता के संदर्भ में जो उपयोगी सामग्री हो सकती है, जो उपयोगी और कह सकते हैं कि तार्किक विश्लेषण हो सकता है, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस सबके नेपथ्य में ये है कि ये हमारे पाठ्य का विषय है, लेकिन अगर संदेश इससे ग्रहण करना चाहें तो पत्रकारिता के उन्नयन के लिए, पत्रकारिता की परंपरा जो श्रेष्ठ परंपरा है उसकी पुनः स्थापना के लिए यदि इन उपायों, इन विषयों को ध्यान में लाया जाए तो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता को हम सुंदर पत्रकारिता कह सकते हैं। वहां पर उसे हम पिंक पत्रकारिता कह सकते हैं, एक हम कह सकते हैं कि गुलाबी पत्रकारिता कह सकते हैं, आनंददायिनी पत्रकारिता कह सकते हैं। इसलिए पीत पत्रकारिता इस शब्द को यदि पत्रकारिता के युग से उठाने का प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूं पत्रकारिता का कल्याण होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को धैर्यपूर्वक सुना। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का। और मित्रों, यही चाहेंगे कि इस सेशन के माध्यम से आपको जो भी लाभदायक बातें आज जानने के लिए मिली हैं, आप इनका अनुसरण करें। अगर आप संस्कृत विषय के छात्र छात्राएं हैं और पत्रकारिता में अपने लिए एक बेहतर भविष्य सोचते हैं तो बताना चाहेंगे कि इस कोर्स को आप सभी के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि आप अपने लिए पत्रकारिता में एक नए आयाम चुन सकें। और बताना चाहेंगे कि संस्कृत पत्रकारिता के अलावा इस कोर्स में आपको पत्रकारिता के विभिन्न गुण मिलेंगे। हम यही बताना चाहेंगे कि भाषा आप कोई भी चुने, चाहे हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, लेकिन पत्रकारिता के जितने भी गुण हैं उन्हें इस कोर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये कोर्स, ये श्रृंखला आप सभी के लिए है जो पत्रकारिता में अपने लिए एक नया मार्ग ढूंढना चाहते हैं। और मित्रों, ये भी बताना चाहेंगे कि जल्द इस सीरीज के खत्म होने के पश्चात हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे और ये श्रृंखला संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए ही होगी जो संस्कृत पढ़ रहे हैं और आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए हम जल्द सीरीज शुरू करने वाले हैं। यही चाहेंगे कि आप हमें निरंतर देखते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करते रहें, प्रश्न पूछते रहें, सुझाव देते रहें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। तो मित्रों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी और बेसिक्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म इस श्रृंखला के अंतर्गत हम कल कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।